इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न और इस कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रीवा प्रांस की तरफ हैरानी से देख रही थी। प्रांस ने अभी अभी उसे शादी का ऑफर दिया था। वहीं प्रांस की नज़रें सामने सड़क पर थी, जहाँ पर तेजी से गाड़ियाँ और ट्रक आ जा रहे थे। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और अब रीवा को जवाब देने के लिए उसने अपना चेहरा रीवा की तरफ घुमाया और बोला, शादी तो मैं तुमसे करूँगा, लेकिन तुम्हारे ख्यालों में, और वो ख्याल तुम्हें मरने के बाद आएंगे। उसकी बात पर रीवा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो तुम प्रांस? तुम होश में तो हो ना? प्रांस हंसा और बोला, मैं तो होश में हूँ, लेकिन अब तुम लंबी बेहोशी में जाने वाली हो। ऐसी बेहोशी जहाँ से कभी कोई वापस होश में नहीं आता। ये बोलकर अगले ही पल रीवा की कमर को एकदम से कसा और फिर उसकी गर्दन पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए उसे एकदम से गोल घुमाया, तो रीवा सीधा रेलिंग से नीचे गिरी। अगले ही पल उसकी चीख निकल गई, लेकिन वो टेरिस इतनी ऊपर था कि किसी को उसकी चीख सुनना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले ही प्रांस ने खुद ही उसका हाथ भी कसकर पकड़ लिया था। रीवा की आंखें बड़ी हो गई थी, उसके पैर हवा में लटक रहे थे। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो प्रांस के हाथ में था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, प्लीज 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 मेरा हाथ मत छोड़ना प्रांस, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैं तुम लोगों की लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी वाइफ से भी माफ़ी मांग लूंगी, पंक्ति से भी माफ़ी मांग लूंगी। तुम अगर मुझे जेल भेजना चाहते हो तो इट्स ओके, मैं वापस जेल भी चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना। प्रांस के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें बचाना तो मैं चाहता हूँ, आखिर तुमसे शादी जो करनी है, लेकिन अफसोस रीवा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ को रीवा के हाथ पर मसला। रीवा बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है, ताकि अगर कोई उन दोनों को देख भी रहा हो तो ऐसा लगे कि प्रांस रीवा को बचा रहा है। उसकी चीख सुनकर हो सकता है कोई ना कोई उनकी तरफ देख रहा हो। रीवा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया प्रांस। अगर तुम्हें मुझे हराना था तो सामने से हराते। प्रांस तिरछा मुस्कुराया और बोला, मैं तो तुम्हें सामने से हरा सकता था, लेकिन तुम सामने से लड़ती तो सही। तुमने तो मुझ पर वार ही नहीं किया, तुमने तो मेरी हॉस्पिटल पर वार किया। अब अगर तुम वार ही पीछे से करोगी तो तुम्हारा अंत भी तो ऐसा ही होगा। रीवा बेहद गुस्से से बोली, आई हेट यू, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। प्रांस डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हारी माफ़ी मुझे चाहिए भी नहीं। तुम जैसी प्रांस राणा के सिर्फ ख्वाब देख सकती है। अगर औकात से बाहर जाकर वो हरकतें करेगी तो उनका यही अंजाम होगा, क्योंकि प्रांस राणा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हॉस्पिटल का है। ये बोलते हुए अब उसने अपना हाथ हल्का सा पीछे खींच लिया। रीवा का हाथ पसीने से भरा हुआ था। वो अपने दूसरे हाथ से अब प्रांस का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रांस ने अपना हाथ ही पीछे खींच लिया था, तो वो पकड़ती क्या, और वो हवा में तैरती हुई सीधा सड़क पर जा गिरी। उसका चीखना लगातार जारी था और सड़क पर गिरते ही अब उसका चीखना भी बंद हो गया था। उसका सर बुरी तरह से फट चुका था और गहरा लाल खून हर जगह पर फैल रहा था। आती जाती हुई गाड़ियां उसे देखकर अपनी जगह पर रुक गई थी। प्रांस रेलिंग के किनारे पर खड़ा अपनी गहरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। वो तंज भरे लहजे में बोला, भगवान तुम्हारी आत्मा को कभी शांति ना दे। ये बोलकर अब वो पीछे की तरफ हट गया। वहीं अभी अभी टेरिस पर कदमों की आहट हुई। क्लब का स्टाफ और मैनेजर रीवा की चीख सुनने के बाद तुरंत टेरिस पर आ गए थे और अब प्रांस उन्हें अपनी शांत नज़रों से देख रहा था। वो मैनेजर आगे आया और बोला, मुझे क्या बयान देना है? प्रांस ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, कुछ नहीं, बस एक लड़की शराब के नशे में धुत थी और टेरिस से नीचे गिर गई। कैसे पता नहीं। मैनेजर ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और प्रांस अब तुरंत आगे बढ़ गया। लिफ्ट से होते हुए वो नीचे आया और फिर नीचे आते ही उसने इंस्पेक्टर को कॉल किया और उन्हें सब बता दिया कि उन्हें मीडिया में क्या कहना है। रीवा रबीना बनकर आई, ये तो प्रांस ने ऑलरेडी उन्हें बता रखा था। अब तो बस उन्हें मीडिया में ये बयान देना था कि रीवा की पुलिस को तलाश है, इसलिए उसने अपना फेस चेंज करवाया
और फिर रबीना बनकर भी उसकी हरकतें ठीक नहीं हुई। आखिर उसने खुद से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। कुछ वक्त तक प्रांस वहीं पर खड़ा रहा जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर बहुत बड़ा जाम लग चुका था। रबीना को भी ऑलमोस्ट सभी जानते थे क्योंकि वो ओबराय खानदान की वारिस बनकर मुंबई आई थी, मिस्टर ओबराय की इकलौती बेटी। ऐसे में सब उसे जानते थे। मीडिया वालों को भी वहां पहुंचते पहुंचते वक्त नहीं लगा। प्रांस को वहां से जाने की कोई जल्दी नहीं थी और अगर उसे वहां से जाना भी था तो राणा मेंशन नहीं जाना था बल्कि कहीं और ही जाना था। तकरीबन 3 घंटे बाद ग्रोवर मेंशन के अंदर एक गाड़ी एंटर हुई और प्रांस गाड़ी से बाहर निकला। इस वक्त उसके हाथ में वाइन की बोतल थी और उसकी गहरी नजरें अंदर की तरफ थी। अब वो खुद भी अंदर आया। हाल में खड़े होकर वो जोरों से चिल्लाया, रोज पीटल, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़कर यहाँ आने की? ये बोलते हुए वो एकदम नशे में टल्ली लग रहा था। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने एक बार फिर से वाइन की बोतल को अपने होठों से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ ज्योत्सना की आंखें भी खुल गई थी और पंखुड़ी के मॉम डैड की भी, लेकिन पंखुड़ी आराम से अपने रूम में सोई हुई थी। फ्रांस के बारे में सोचते हुए उसे नींद नहीं आ रही थी और अब बड़ी मुश्किल से आधे घंटे पहले ही तो वो सोई थी। ऐसे कैसे वो अब अपनी पहली गहरी नींद से उठ जाती। मिस्टर ग्रोवर और श्वेता जी बाहर आए। उन्होंने फ्रांस को देखा तो उनके चेहरे पर भी हैरानी भरे एक्सप्रेशंस थे। श्वेता जी चौंकते हुए बोली, फ्रांस बेटा तुम यहाँ? फ्रांस ने वाइन की बोतल अपने हाथ में पकड़े ही अपना दूसरा हाथ भी अपने हाथ से जोड़ा। ऐसे में अब वो बोतल उसके दोनों हाथों में फंसी हुई थी और अब वो अपना चेहरा भी हल्का सा झुका कर श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोला, प्रणाम सासू माँ। श्वेता जी ने तुरंत मिस्टर ग्रोवर की तरफ देखा। ड्रिंक तो वो भी करते थे लेकिन उन्हें तो ऐसा नशा कभी भी नहीं हुआ था। ज्योत्सना मुंह दबाकर हंस रही थी। प्रांस अब आगे की तरफ आया और श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी मीठी ककड़ी कहाँ है सासू माँ? उसका खट्टा नींबू उसे लेने आया है, जाइए जाकर उसे बुलाकर लेकर आइए ना। श्वेता जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम काफ़ी नशे में हो प्रांस बेटा। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ रूम में चलो, वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करो। उसके बाद जब पंखुड़ी उठ जाएगी तो मैं तुम्हें भी उठा दूंगी, तुम उससे बात कर लेना। फ्रांस मुंह बनाते हुए बोला, आपको तो सास बनना भी नहीं आता है सासू माँ। जाकर मेरी मॉम से सीखिए कि कैसे अच्छी सास बनते हैं। रोज पीटल अपनी सासू माँ से कुछ कहती है तो मजाल है उसकी सासू माँ उसकी ख्वाहिश पूरी ना करें, बेशक से उन्हें अपने बेटे की बैंड ही क्यों ना बजानी पड़े, लेकिन वो अपनी बहू रानी को पूरा खुश रखती हैं। और आपने तो अपने दामाद की इकलौती ख्वाहिश को किसी खट्टे नींबू की तरह बुरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। श्वेता जी को भी हंसी आ रही थी। मिस्टर ग्रोवर आगे आए और फ्रांस के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले, श्वेता जी गलत नहीं कह रही हैं फ्रांस, तुम सच में बहुत ज़्यादा नशे में हो। पंखुड़ी ऑलरेडी तुमसे नाराज़ है। अगर तुम ऐसे में। फ्रांस ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही अपना फ़ोन निकाला और प्रलय को कॉल किया। मिस्टर ग्रोवर हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। वहीं प्रलय जो खुद फ्रांस को कॉल करने की सोच रहा था ताकि जान सके कि आखिर वो है कहाँ पर। उसे भी रीवा के बारे में पता चल चुका था। जहां राणा मेंशन में सब आराम से सोए हुए थे, एक अकेला वही था जो फ्रांस के इंतजार में जाग रहा था। और अब वो तुरंत बोला, हेलो तुम कहाँ हो फ्रांस? फ्रांस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अपने ससुर जी के चरणों में। पर डैड, एक बात आज मुझे आपसे कहनी है। मैंने कभी आपकी तारीफ नहीं की। आप वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन रहे हो। आप पति तो एकदम मस्त हो, मेरी मॉम को इतना खुश रखते हो। डैड भी आप अच्छे हो और ससुर जी वो तो आप एकदम टॉप लेवल के हो। लेकिन ये मेरे ससुर जी, ये कुछ खास नहीं। क्या आप इन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो? प्रलय उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो रहा था। वो जल्दी से बोला, तुम नशे में हो फ्रांस? तुम मुझे बताओ कि तुम आखिर हो कहाँ पर? कहीं तुम ग्रोवर मेंशन? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस हंसा और बोला, मैंने कहा था ना आपको, आप अच्छे डैड हो। आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि आपकी औलाद कहाँ पर हो सकती है। यस डैड, मैं अपने ससुराल में हूँ। लेकिन देखिए ना, हमारे यहाँ पर आप सब लोग पंखुड़ी से कितना प्यार करते हो। उसके लिए तो आप मेरी मॉम को डिवोर्स देने तक चले गए और यहाँ मेरे ससुराल वाले मुझे मेरी ही बीवी से नहीं मिलने दे रहे हैं। इन्हें कहिए ये मुझे मेरी बीवी से मिलने दे, वरना अब मैं अपने ससुर और सास का डिवोर्स करवा दूंगा।
उसकी बात सुनकर श्वेता जी और मिस्टर ग्रोवर चौंकते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो पहले कुछ दूरी पर खड़े थे, लेकिन अब बिल्कुल पास हो गए थे, जैसे सच में प्रांस कहीं उन्हें अलग ना कर दे। प्रलय सामने से कुछ बोलने को हुआ, लेकिन प्रांस ने पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। श्वेता जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप प्लीज़ नाराज मत होइए प्रांस बेटा, हम लोग आपके ही भले। प्रांस ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वाइन की बोतल की तरफ देखते हुए कहा, आई डोंट वांट एनी भला, आई जस्ट वांट माई गुलाब की पंखुड़ी, मुझे दे दो, वरना आई विल चेंज योर शादी.com इनटू डिवोर्स.com। कोई उसकी बात का जवाब देता उससे पहले ही ऊपर खड़ी पंखुड़ी ने रेलिंग पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप प्लीज़ मॉम डैड को परेशान मत कीजिए, ऑलरेडी वो मेरी वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं अब उन्हें या फिर किसी और को अपनी वजह से परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती। उसकी बात सुनते हुए प्रांस ने उसे आंखें छोटी कर देखा और बोला, तुम ऊपर हो, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ गया। उसे ऊपर आते हुए देख पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वो नहीं चाहती थी कि प्रांस उसके पास आए, क्योंकि प्रांस का उसके पास आना मतलब उसका मोम की तरह पिघलना, और इस बार वो पिघलना नहीं चाहती थी। वो तुरंत अपने रूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, प्रांस ने दरवाज़ा कसकर पकड़ लिया था और अब अंदर की तरफ दरवाज़ा खोलते हुए वो खुद भी अंदर आ गया। नीचे खड़े लोग ऊपर की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन अब श्वेता जी ज्योत्सना और मिस्टर ग्रोवर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है हमें अपने अपने रूम में जाना चाहिए। वो दोनों शादीशुदा हैं, अपने बीच का मैटर वो दोनों खुद सॉल्व कर लेंगे। उसकी बात पर मिस्टर ग्रोवर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहाँ से अपने रूम में चले गए, और ज्योत्सना अपने रूम में। श्वेता जी भी मन ही मन बस यही दुआ कर रही थी कि अब उन दोनों की लड़ाई आगे ना बढ़े और जल्दी से सॉल्व हो जाए। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अपने कदम पीछे ले रही थी और प्रांस उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो उसे बेहद इंटेंस नज़रों से देख रहा था और अब पंखुड़ी का पैर बेड पर लगा और फिर वो धीरे धीरे बिस्तर पर लेटने लगी। प्रांस भी अपने दोनों हाथ बेड के किनारे पर रखते हुए उसके ऊपर झुक रहा था। ग्रोवर मेंसन। पंखुड़ी बेड पर लेट चुकी थी और प्रांस उसके ऊपर झुका हुआ था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने कहा था ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो आप यहाँ ऊपर क्यों आए? और ऊपर आए भी तो आप ऐसे मेरे करीब कैसे आ गए? उठिए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप जाइए, जाकर उस चुड़ैल के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन ये वो गुस्सा नहीं था जो हमेशा उसे आता था। ये अलग ही गुस्सा था जो बस इस दुनिया में बीवियों को ही आ सकता है, और वो भी तब जब उनके पति किसी और लड़की के आसपास नजर आए। प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, रात का वक्त है हॉस्पिटल, ऐसे टाइम पर चुड़ैलों का नाम नहीं लेते। अगर वो पीछे पड़ जाएं तो प्रॉब्लम हो जाती है, और वो चुड़ैल तो सच में चुड़ैल बन चुकी है। उसकी बात पर पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रांस मुस्कुराया और बोला, वो चुड़ैल हम दोनों के बीच आ रही थी तो मैंने उसे परमानेंटली हम दोनों से बहुत दूर भेज दिया। पंखुड़ी चौंकते हुए बोली, मतलब वो मर गई? प्रांस ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, पंखुड़ी ने चौंकते हुए पूछा, तो? प्रांस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वो मर नहीं गई बल्कि मैंने मार दी। अगर कोई मेरी हॉस्पिटल के साथ इस तरह की घटिया हरकत करेगा तो मुझे तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी हॉस्पिटल को हर्ट करने की? पंखुड़ी उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। वो अब धीमी सी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए बोली, अगर किसी और ने मुझे परेशान किया तो आपने उसे मार दिया, और जो आप खुद मुझे बार बार परेशान करते रहते हैं उसका क्या? जो आप खुद हर वक्त मुझे सताते रहते हैं उसका क्या? आपने जो मेरे साथ किया, मुझे मेरी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं बताया, और ट्रीटमेंट में आप मेरे साथ भी नहीं थे, उन सब का क्या? ये बोलते हुए अब उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। प्रांस ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। पंखुड़ी उसके हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, रहने दीजिए, कुछ भी मत कहिएगा। वैसे भी आप इस वक्त नशे में हैं, और नशे में तो आप ऑलरेडी बहुत बार बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन होश में आने के बाद आपको कुछ याद नहीं रहता। बेहतर यही है कि आप कुछ ना ही कहें। उसकी बात पर प्रांस ने अब अपना चेहरा एकदम नॉर्मल किया और एक गहरी सांस लेकर बोला,
तुम्हें लगता है मैं नशे में हूँ? उसकी अब एकदम नॉर्मल आवाज़ सुनकर पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से प्रांस की तरफ देख रही थी और प्रांस अब बेहद प्यार से बोला, मैं जब पंक्ति के मिस कैरेज के बाद ग्रोवर मेंशन में आया था, तुम्हारा दरवाज़ा बजाता रहा, लेकिन तुमने एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कितनी बार कहा मुझे तुमसे बात करनी है रोज़ पीटल, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, लेकिन क्या तुमने दरवाज़ा खोला? नहीं ना। मैं तुम्हारे पास आ रहा था और तुम मुझसे दूर भाग रही थी। अगर ऐसे में मैं तुम्हारे पास हॉस्पिटल में आता और तुम वहाँ पर भी मुझसे दूर भागती, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाती, डॉक्टर को खुद को टच करने से मना कर देती, क्योंकि तुम बहुत ज़िद्दी हो हॉस्पिटल। मेरा तो सिर्फ नाम ही बदनाम है, असली ज़िद्दी तो तुम हो। और मैं नहीं चाहता था कि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई बहस करूं या फिर हम दोनों के बीच कोई लड़ाई हो। मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा तो पूरी फैमिली है तुम्हारे पास तुम्हें संभालने के लिए। मैं तुम्हें और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं दे सकता था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपके साथ लड़ाई करते हुए रह सकती हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकती हूँ जान। अगर आप मेरे साथ नहीं होते हैं ना, तो मुझे कुछ कुछ होता है और आप सोच भी नहीं सकते उस वक्त मुझे आपकी कितनी ज़रूरत महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिंदा हूँ लेकिन मेरे अंदर जान नहीं है। ये बोलते हुए वो बुरी तरह से सिसक रही थी। प्रिंस उसकी आंखों के बहते हुए आंसू साफ करते हुए बोला, आई एम सॉरी। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए आपकी सॉरी, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। आप मुझसे बात ही क्यों कर रहे हैं? एक तो प्रॉब्लम तो यही है ना, आप मुझे अपनी बातों में उलझा लेते हैं। जाइए आप यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मैं आपके साथ राणा मेंशन भी नहीं जाऊंगी। आप अकेले ही रहिएगा, तभी आपको अक्ल आएगी। उसकी बात सुनकर प्रांस हंसने लगा था। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझ पर हंस रहे हैं? प्रांस हंसते हुए ही बोला, हंसू नहीं तो और क्या करूं? एक तरफ तुम कह रही थी कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और दूसरी तरफ मुझे खुद से दूर जाने के लिए भी कह रही हो। अब मैं करूं तो करूं क्या? पंखुड़ी ने एक नज़र उस पर तिरछे सी डाली और बोली, मुझे क्या पता आपको क्या करना चाहिए। ये बोलकर उसने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया और अब प्रांस बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसकी रोज पीटल उससे क्या करवाना चाहती है। अगले ही पल वो उसके ऊपर से हटा और उसके बगल में लेटते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए फॉरेन चला जाऊँ। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। प्रांस ने अब अपनी कोहनी पर अपना चेहरा टिकाते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है हमें थोड़ा टाइम एक दूसरे से दूर रहने की ज़रूरत है रोज पीटल, ताकि हम एक दूसरे की वैल्यू समझ पाएँ। ये रोज़ रोज़ लड़ना अच्छी बात नहीं होती। सब हमारी लड़ाई का तमाशा देखते हैं। हमें कुछ देर एक दूसरे से दूर हो ही जाना चाहिए, ताकि दूर रहकर हम एक दूसरे को और भी अच्छे से प्यार कर पाएँ, एक दूसरे को समझ पाएँ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी ने साइड में से कुशन उठाया और उसके ऊपर फेंकते हुए बोली, मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ के पास। प्रांस ने तुरंत वो कुशन कैच किया और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन वो तो अपने पति के साथ घूमने निकल गई, मैंने सुना है थाईलैंड गई हैं। उसकी बात पर पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, मतलब सासू माँ भी मुझे छोड़कर चली गई? प्रांस जल्दी से बोला, देखो कितनी गंदी सासू माँ है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों थोड़े दिन के लिए दूर हो जाएं, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये सब कैंसिल भी हो सकता है। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, भला मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, मुझे तो वैसे भी आपके साथ नहीं रहना। ये बोलते हुए अब वो वापस उसके बगल में लेट गई। प्रांस को उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। अब वो वापस उसके ऊपर झुका और अपना एक हाथ उसकी साइड में और दूसरा उसकी कमर पर रखते हुए बोला, तुम सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहती? उसके सवाल पर पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो कैसे ही समझाए प्रांस को कि वो अगर उससे नाराज़ होकर अपने मायके आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे नाराज़ है। इसका मतलब ये है कि प्रांस आकर उसे स्पेशल फील करवाए, उसे प्यार करे। प्रांस एक बार फिर से बोला, बताओ ना रोज पीटल, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? पंखुड़ी ने एक बार फिर से अपना लोअर लिप अंदर की तरफ दबा लिया था। प्रांस जानबूझकर उसे तड़पा रहा था। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था इस वक्त उसकी रोज पीटल को क्या चाहिए।
वो तड़प रही थी उसके लिए, बस उसे प्रांस का प्यार चाहिए था, लेकिन प्रांस तो ऑलरेडी तड़पाने में माहिर था। अब वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और बोला, ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तो मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ, और इस बार देखना मैं पक्का फौरन ही जाऊँगा। ये बोलकर जैसे ही वो पूरी तरह से उठने लगा, पंखुड़ी ने तुरंत उसे गिरेबान से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा और फिर उसे गोल घुमाते हुए खुद भी बिस्तर से उठकर उसके ऊपर आ गई। और फिर अगले ही पल वो उसे गुस्से भरी लेकिन एकदम जानलेवा नज़रों से देखने लगी। फ्रांस ने तुरंत पूछा, अब क्या हुआ? लेकिन उसका सवाल भी पूरा होता उससे पहले ही पंखुड़ी उसके चेहरे पर झुकी और उसके होठों को लॉक कर दिया। फ्रांस के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी पंखुड़ी की पीठ पर अपना हाथ कस दिया और उसे शिद्दत से रिस्पॉन्स देने लगा। पंखुड़ी भी अपने लबों को पूरी तरह से खोल रही थी और फ्रांस तो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे उसे खा ही जाएगा। दोनों ही लगातार एक दूसरे को किस कर रहे थे। इस वक्त फ्रांस के हाथ पूरी तरह से पंखुड़ी के बदन पर चल रहे थे। वो उसके पूरे बदन को सहला रहा था और अब फ्रांस उसे किस करते हुए ऊपर उसकी गर्दन पर आया और फिर उसकी गर्दन और उसके कंधे को चूमने लगा। पंखुड़ी ने भी उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे। अचानक ही फ्रांस ने उसे गोल घुमाया और फिर वापस अपने ऊपर कर लिया। पंखुड़ी ने उसकी शर्ट आगे से पूरी तरह खोल दी और फिर उसकी चेस्ट को चूमने लगी। फ्रांस की सांसों ने भी गहरा होना शुरू कर दिया था। उसने अपना हाथ पंखुड़ी के सिर पर रखा हुआ था और उसके बालों को अपनी उंगलियों में उलझाया हुआ था। अब पंखुड़ी उसके चेहरे पर आई और एक बार फिर से उसने फ्रांस को चूमना शुरू किया था। वो पंखुड़ी कोई और थी जिसे किस करना नहीं आता था, लेकिन ये वाली तो उसे बराबर किस किए जा रही थी। तकरीबन 5 मिनट वो दोनों यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे और फिर पंखुड़ी ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, मुझे वो आपका प्यार। फ्रांस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि पंखुड़ी खुद से उसे कहेगी, और वो भी इस हालत में। बेशक से वो उसके साथ रहे ना रहे, लेकिन पंखुड़ी की हर खबर फ्रांस को बराबर रहती थी। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, प्लीज़ जान। फ्रांस ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे ये सब कहोगी। तुम मुझसे मेरा प्यार मांगोगी, क्योंकि जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तो तुम बहुत ज़्यादा थक जाती हो, तुम्हें बहुत पेन होता है ना, तुम तो मुझसे दूर भागती हो। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ दूर तो भागती हूँ जान, लेकिन पता नहीं क्यों आपके करीब आने का मन कर रहा है। क्या मेरा मन नहीं करना चाहिए? क्या अगर मेरा मन आपके करीब आने का करेगा तो वो गलत बात होगी, बुरी बात होगी? उसकी बात पर फ्रांस हंसा और बोला, क्यों गलत बात क्यों होगी? हर लड़की का मन करता है अपने पति के करीब जाने का, अपने पति को प्यार करने का, और जब उसका मन करता है तो वो अपने पति को बताती है और फिर उसका पति उसके मन की सारी ख्वाहिश पूरी करता है। पंखुड़ी उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोली, लेकिन सारी लड़कियों के मन की बात आपको कैसे पता जान? फ्रांस हंसते हुए ही बोला, अरे मैं तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि जब लड़कियों का मन अपने पति के करीब जाने का करेगा तो वो अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को ही तो बताती होंगी। अब तुम्हारा मन कर रहा है मुझे प्यार करने का तो तुम भी तो मुझे ही बताओगी। पर प्रॉब्लम यह है रोज पीटल कि फ़िलहाल हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। अभी अभी तुम्हारा ओवर्सन हुआ है। आई नो वो ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं था, क्योंकि अभी सिर्फ कुछ वीक्स की प्रेगनेंसी थी, लेकिन फिर भी इस वक्त तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होगी और तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाओगी। पंखुड़ी तड़पते हुए बोली, मैं कर लूँगी हैंडल। आपको पता है अब मैं दिखती छोटी सी हूँ, लेकिन सच में बड़ी हो गई हूँ जान। फ्रांस अब मुस्कुराकर बोला, लेकिन तुम मुझे बड़ी नहीं चाहिए हो रोज पीटल। तुम्हें पता है जो तुमने रीवा के सामने बातें की थी ना, वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मुझे तुम्हारे मुँह से इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं सुननी। पंखुड़ी मुँह बनाते हुए बोली, मुझे तो आपका समझ में नहीं आता है कि आप चाहते क्या हो। क्या आप चाहते हो कि मैं मैच्योर हो जाऊं या फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बेवकूफ़ रहूं? फ्रांस ने अब बड़े ही प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोला, मैं चाहता हूँ तुम सबके सामने थोड़ी मैच्योर रहो, लेकिन मेरे सामने तुम मेरी वही रोज पीटल रहो जो तुम शादी के वक्त थी। एकदम इनोसेंट सी, जो मुझे देखते ही एकदम भीगी बिल्ली बन जाती थी, जिसके चेहरे पर मुझे अपने लिए बेइंतहा प्यार नज़र आता था,
जो ऐसी बातें करती थी कि मैं इरिटेट हो जाता था, लेकिन जब अकेले में होता था तो तुम्हारी बातों के बारे में सोचकर हंसता भी था। तुम्हारा वो मुझे टुकुर टुकुर देखना और फिर जब मेरी नज़र तुम पर जाती तो तुम्हारा अपना चेहरा हटा लेना, तुम्हारी वो मासूमियत भरी बातें, तुम्हारी वो नादानियाँ, मुझे सब पूरी ज़िंदगी के लिए चाहिए। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई राइवल या जो भी इंसान मेरे अगेंस्ट है, उसे देखकर तुम डरो नहीं, क्योंकि प्रांस राणा ने डरना नहीं सीखा, और जब प्रांस राणा ने डरना नहीं सीखा तो उसकी बीवी कैसे डर सकती है। लोग बहुत तेज हैं और ऐसे लोगों के सामने तुम्हारी मासूमियत तुम्हें कमज़ोर करेगी, और प्रांस राणा को अपनी बीवी कमज़ोर नहीं चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए पंखुड़ी समझ रही थी कि एक्चुअली प्रांस उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी जान कि मैं लोगों की चालाकियां समझ सकूं, लेकिन आपको पता है ना मैं कैसी हूँ। आप जानते हैं मैंने बहुत कोशिश की मैच्योर बनने की, पर मुझसे होता ही नहीं है। मुझे नहीं आता ऐसे बड़ों की तरह बिहेव करना। मैं जैसी हूँ बस ऐसे ही रहना आता है मुझे। प्रांस ने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से कहा, और तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। तुम ना ज़्यादा अपने दिमाग पर लोड मत लो, लोगों का मैं खुद देख लूँगा। तुम बस मुझे ये बताओ कि वैसे तुम्हारा मन मेरे करीब आने का क्यों कर रहा है? आई मीन कुछ स्पेसिफिक। पंखुड़ी का चेहरा अब शर्म से लाल होने लगा था। वो दूसरी तरफ नज़र घुमाते हुए बोली, इतना मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानती। प्रांस ने उसे अब गोल घुमाते हुए वापस बिस्तर पर लिटाया और बोला, लेकिन मुझे तो जानना है कि आखिर मेरी रोज़ पीटल का क्या करने का मन कर रहा है, ताकि जब भी वो स्ट्रांग हो जाए तो मैं उसकी सारी फैंटेसी पूरी कर सकूं। पंखुड़ी शर्माते हुए ही बोली, वो सब बाद में, लेकिन उससे पहले आपको मुझे वापस राणा मेंशन लेकर जाना पड़ेगा। मुझे अब और यहाँ पर नहीं रहना। प्रांस अब उसे घूरते हुए बोला, तो फिर यहाँ पर आई क्यों थी? मैं तो सोच रहा हूँ हम 1-2 हफ्ते यहीं पर रहते हैं, मैं भी तो देखूँ ससुराल में रहने का मज़ा कैसा होता है। पंखुड़ी ने उसकी बात पर मुंह बनाया। प्रांस उसे मुंह बनाते हुए देख हंसने लगा। अब उसने पंखुड़ी के कपड़ों को वापस से ठीक करना शुरू किया। पंखुड़ी बस चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रही थी, और फिर प्रांस ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। जब वो उसे लेकर सीढ़ियाँ उतर रहा था तो श्वेता सीजो वहीं हाल में इधर उधर टहल रही थी और ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ना जाने प्रांस और पंखुड़ी के बीच अब क्या हो रहा होगा। कहीं उन दोनों की लड़ाई और ना बढ़ जाए। लेकिन जब उन्होंने प्रांस और पंखुड़ी को देखा तो वो पहले तो हैरान हुई, लेकिन जिस तरह से पंखुड़ी प्रांस के सीने में सिमटी हुई थी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। प्रांस उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं अपनी बीबी को ले जाऊं सासू माँ? श्वेता जी मुस्कुराते हुए बोली, बीबी है वो तुम्हारी, अब तो उस पर तुम्हारा हमसे भी ज़्यादा हक है, तो पूछ क्यों रहे हो? जाओ ले जाओ अपनी बीबी को। उनकी बात पर प्रांस ने मुस्कुराते हुए पंखुड़ी की तरफ देखा, और पंखुड़ी अब उसके सीने में और भी ज़्यादा सिमट गई थी। श्वेता जी उसे यूं देखकर खुश हो रही थी, और अब प्रांस उसे लेकर बाहर की तरफ चला गया था। श्वेता जी ने राहत की एक सांस ली। नींद खराब होने की वजह से मिस्टर ग्रोवर और ज्योत्सना तो अभी तक सो रहे थे, लेकिन उन्हें तो अब नींद आ ही नहीं रही थी। अब उन्होंने तुरंत सृष्टि को कॉल किया। सृष्टि जो आराम से सोई हुई थी, जैसे ही उसका फ़ोन बजा उसकी आंखें खुल गई। अपने फ़ोन पर सुबह सुबह श्वेता जी का कॉल देखकर उसने कॉल रिसीव किया। सामने से श्वेता जी ने जो कहा वो सुनकर वो हैरान थी। वो जल्दी से बोली, आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि खट्टा नींबू भी मीठा हो गया, और जो खट्टी इमली थी वो भी एकदम चाशनी बन गई। एक तो मुझे इन दोनों का समझ में नहीं आता, अचानक से लड़ाई करने लगते हैं और अचानक से मान भी जाते हैं। लेकिन जैसा आप कह रही हैं अगर बिल्कुल वैसा है, वो दोनों प्यार से वहाँ से निकले हैं, तो इससे बढ़िया गुड न्यूज़ तो हो ही नहीं सकती श्वेता जी। अब तो बस मुझे उनका इंतज़ार है। श्वेता जी मुस्कुराते हुए बोले, आप उनके वेलकम की तैयारी कीजिए, और अब मैं फ़ोन रखती हूँ, अब आप ही उन दोनों को देखिएगा। सृष्टि हंसकर बोली, हाँ हाँ ज़रूर। श्वेता जी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, और सृष्टि अब मुस्कुराते हुए ही बिस्तर से उठी। उसकी नज़र सामने प्रलय पर गई, जो लैपटॉप पर सुबह सुबह कुछ काम कर रहा था। प्रांस ने जो रायता फैलाया था वो समेट भी दिया था, लेकिन प्रलय अपनी तरफ से देख रहा था कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बाद में प्रांस को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।
लेकिन प्रांस दो चीज़ों में पूरी तरह से एक्सपर्ट था, एक अपने दुश्मनों के लिए कोई ऑप्शन ना छोड़ना और दूसरा कांड करने के बाद कोई प्रूफ ना छोड़ना। जैसे ही उसने लैपटॉप ऑफ किया उसकी नज़र सृष्टि पर गई। वो अपने काम में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि सृष्टि ने जो श्वेता जी से बात की वो उसे सुनाई ही नहीं दी। अब सृष्टि उसके पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सुबह सुबह लैपटॉप पर क्या कर रहे हो डिस्ट्रॉयर? खैर जो भी कर रहे हैं वो सब छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। आपको पता है आपका बेटा आपकी बहू रानी को लेकर घर पर आ रहा है। प्रलय ने गहरी सांस ली और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ जाकर उनके वेलकम की तैयारी करो। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, अब मैं क्या जाकर दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी हो जाऊं? कितना अजीब लगेगा डिस्ट्रॉयर। वैसे तो आप एकदम मॉडर्न बनते हैं, मेरे साथ नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन सब बात अपने बेटे बहू की आई तो आप एकदम दादा परदादा वाली बातें क्यों कर रहे हैं? प्रलय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सृष्टि अब उसके पास आई और बोली, वो मुझे आपसे कहना ये था कि वो लोग अभी तक अपने हनीमून पर नहीं गए हैं डिस्ट्रॉयर, तो क्या हम उनका हनीमून प्लान करें? प्रलय सार्किस्टिकली बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारी मर्जी से कभी स्कूल नहीं गया है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी मर्जी से हनीमून पर जाएगा? सीरियसली? सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, कभी कभी तो मुझे लगता है आप मेरे पति नहीं बल्कि मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ और आप मेरे अपोजिट पार्टी में हैं। मतलब आपको मेरी हाँ में हाँ तो मिलानी ही नहीं है। लोगों के पति होते हैं जो अपनी बीवियों की हर बात पर चुपचाप हाँ कर देते हैं, लेकिन नहीं, मेरा पति तो पता नहीं कहाँ का योद्धा है जो हर बार तलवार लेकर अलग ही दिशा में खड़ा होता है। ये बोलते हुए सृष्टि अब अपनी जगह पर खड़ी हुई और मुंह बनाते हुए वॉशरूम में चली गई। प्रलय उसे देखकर हंस रहा था। जिस तरह से सृष्टि उससे लड़ रही थी वो सच में किसी टिपिकल बीबी की तरह बिहेव कर रही थी, जबकि वो नॉर्मली ऐसा नहीं करती थी। लेकिन अब प्रलय भी कुछ सोचते हुए बोला, वैसे उन दोनों का एक हनीमून तो हमारी तरफ से बनता है। उसने भी तो हमारे लिए हनीमून प्लान किया ही था, तो हमारी तरफ से क्यों नहीं? ये बोलकर उसने तुरंत अपना फ़ोन लिया और फिर किसी को कॉल किया। वहीं प्रांस पंखुड़ी को लेकर राणा मेंशन पहुंच गया था। उसका मन तो बहुत कर रहा था कि वो पंखुड़ी को लेकर फार्म हाउस जाए, लेकिन पंखुड़ी का मन राणा मेंशन आने का था तो वो उसे राणा मेंशन ही ले आया था और वो उसे अपनी गोद में लेकर सीधा रूम में भी आ गया। अभी तक सब लोग ढंग से उठे नहीं थे तो किसी ने उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं किया और अब पंखुड़ी को बिस्तर पर लेटाकर प्रांस अपने कपड़े उतार रहा था। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वहीं प्रांस के चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशंस थे। बोनस पार्ट आप लोगों के लिए सुनने में जितना ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, मेरे लिए उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। एक दिन में 2 पार्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर सच में आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता है तो उतनी ही ज़्यादा खुशी होती है, सारी थकान उतर जाती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेरी थकान उतारनी है या मेरा स्ट्रेस बढ़ाना है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।